अपने फील्ड के विद्वान हैं और उन्होंने बहुत नाम और यश बनाया हुआ है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे जब आप इंटरेक्ट करें तो अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। अगर कई सारे लोग एक साथ बोलना आरंभ कर देते हैं तो उससे जो है आवाज जो है एक तो सुनाई नहीं देता साफ, और दूसरा रिसोर्स पर्सन जो होते हैं हमारे, उनको भी एक ये फीडबैक जाता है कि दे आर नॉट वेल मैनर्ड। तो ये एक आपसे आग्रह है कि इन सब चीजों का ख्याल रखें। सर हमारे बीच जुड़े हैं, बस 1 मिनट में हम सर से आग्रह निवेदन करके फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सत्र में। वाजपेयी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी सर, आपके परमिशन से सर सेशन को फिर शुरू करते हैं। जरूर। जी, so first of all, I would like to welcome you, sir, in this morning session. This is our second session of the day. I would like to welcome you on the behalf of our Honorable Vice Chancellor, Professor D.C. Rai, sir, Director UGC MMTTC, Professor Vinay Shankar Rai, Deputy Director Dr. Rajeshwar Kumar, me as a course coordinator Dr. Amar Bahadur Shukla, and we have sir 100 participants in this program. They are from different background, different disciplines across the country. On the behalf of these 100 participants, sir, I would like to welcome you in this सेशन। और सभी प्रतिभागी मित्रों, आपको बताते हुए अत्यंत खुशी है कि आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं इस सत्र के, उनको अपने बीच पा करके हम लोग गौरवान्वित हैं और अत्यंत उत्साहित हैं। सीखने की जो हमारी जो इच्छा एटीट्यूड है वो सर को देख करके बिल्कुल बदल जाता है कि नहीं, आज हम लोग एक ऐसे रिसोर्स पर्सन के समक्ष हैं कि जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे रिसोर्स पर्सन को आपके बीच जो इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी सर हैं, जो मूलतः भौतिक विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के फिजिक्स के हेड और डीन रह चुके हैं। आप अपने अनुसंधान कार्य की गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। अभी तक आपने कई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं पर कार्य किया है। आप अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। आपके 100 से अधिक शोध पत्र और दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के भी आप मर्मज्ञ विद्वान हैं। नालंदा ज्ञान कुंभ के आप कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आप जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के माननीय कुलपति हैं। तो ऐसे रिसोर्स पर्सन के को अपने बीच पा करके हम सभी लोग आह्लादित हैं। सर, आपका स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। यह सत्र जो है 90 मिनट का है, जिसमें 100 प्रतिभागियों के साथ आपका लेक्चर, आपका लेक्चर की डिलीवरी, आपका इंटरेक्शन सब कुछ है सर। तो अब यह फ्लोर आपका हुआ सर। मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। सभी को नमस्कार। मेरा भी नमस्कार स्वीकार किया है। सभी लोग अपना म्यूट कर लें क्योंकि इसमें आवाज बहुत गूंजती है। और इसके पहले कि मैं आप लोगों के साथ विमर्श शुरू करूं, 2-3 चीजें हम लोग थोड़ा सा सब लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो ये कि अगर आपको इंटरेक्ट करना है, बीच में आवश्यक है, तो या तो हैंड रेज कर दीजिए या अपनी बात जो है जो चैट बॉक्स है उसमें रख दीजिए। दूसरा ये है कि उचित होगा कि लेक्चर के बाद हम लोग डिस्कशन करें। तो क्या है, पूरी बात आ जाती है और जब पूरी बात आ जाती है तो फिर ठीक से समझ में भी आती है। तीसरा ये कि दरअसल ये कोई भाषण नहीं है, ये लेक्चर नहीं है, ये हम लोग विमर्श कर रहे हैं। और विमर्श की परंपरा में क्या होता है कि हमको समय मिलना चाहिए। तो आप में से हर किसी को मैं 10 मिनट पहले बंद कर दूंगा
और ये समय होगा कि आप अपनी बात रख सकें और उसमें जो भी मेरे पास जितनी बुद्धि है, क्षमता है, योग्यता के अनुसार मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो हमारे यहाँ इस विमर्श में कुछ भी कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। हम एक्चुअली पूर्व पक्ष रखते हैं और पूर्व पक्ष को रखते रखते हम उत्तर पक्ष तक जाते हैं। ये भारतीय विमर्श की परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है कि जब तक हम चीजों को तर्क के आधार पर और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, उसमें आप नए तथ्य रख सकते हैं, आप उसमें अपना पूर्वाग्रह रख सकते हैं, उसमें आप अपना अनुमान रख सकते हैं। भारत में अनुमान का अर्थ जो है दूसरा होता है, जो हम पश्चिम में जिसका अर्थ समझते हैं उससे पृथक। चलिए, सबसे पहले तो मैं पंडित मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर BRA बिहार विश्वविद्यालय का, उनके कुलपति का और उनके डायरेक्टर का, इन्होंने मुझे आप सबके साथ एक संवाद करने का समय दिया। दूसरा आभारी हूं, अभी जो मेरा परिचय करा रहे थे, इतनी एग्जेगरेटेड उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, उसका भी बहुत बहुत आभारी हूं। आज हमको जो विषय दिया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की क्या आवश्यकता है। भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें हमने बहुत जोर दिया है इन तीन चीजों पर, होलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन। इन तीन चीजों की क्या आवश्यकता है और इनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए अपने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। उच्च शिक्षा की जो हमारी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी है, और जो हम डिग्री देने के पहले छात्रों का आकलन करते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ये तीन मेजर स्टेप्स जो हमारे पाठ्य पद्धति के हैं, टीचिंग लर्निंग, पेडागोजी and evaluation, how this type of education will be integrated at all the three steps, and what we are expecting, हमारा क्या अपेक्षा है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो इन सब चीजों को समाहित करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे 90 मिनट मिले हैं उसमें से 80 मिनट में अपनी बात कहूं और 10 मिनट आप लोगों की बात सुनूं। अब मैं कहाँ है, ये वाला है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये वाला है। विंडो यही है। जरा मुझे बताइए, आपको मेरा पीपीटी दिख रहा है क्या? यस सर, क्लियर स्क्रीन आ रहा है सर। यस सर। नहीं, स्क्रीन दिख रहा है या पीपीटी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है सर, स्क्रीन। इसको बंद करते हैं। अब देखिए जरा, आ रहा है? यस सर। यस सर। ऑलराइट। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा उसका टॉपिक है नीड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कैसी होगी? फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव।
क्यूरिकुलम के साथ हम इस एजुकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये दो मेजर टॉपिक हैं जिन पर मैं बात करूंगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा, हालांकि आप सब लोग विद्वान हैं और सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अभिनव बातें हैं उनके बारे में जानते हैं, फिर भी कुछ चीजें मैं एक कंटेक्स्ट डेवलप करने के लिए आपसे के साथ 10-15 मिनट में शेयर करूंगा। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 and how these elements makes the educational scenario innovative, research driven and innovative। इन तीन चीजों को अगर आपको समझना है तो मैं बदल नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा देखता हूं इसमें क्या हो रहा है। दिख रहा है आपको? बदला है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I have used the word Upanishad in this slide. Yes, sir. पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है यस सर। सर, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने एक चीज यूज की है हेडिंग में, उपनिषद। एक्चुअली शिक्षा को उपनिषद बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मूलभूत उद्देश्य है। अब आप कहेंगे ये उपनिषद होता क्या है? उपनिषद होती है विमर्श की परंपरा, कैसे चीजों को सीखा जाए। और इसको सीखने के लिए एक मंत्र है उपनिषद में। वो मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानत्वाम देवाभागो यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। और उसी के साथ दूसरा है सर वीर्यम करवा वहे। हम सारे जितने श्रेष्ठ कार्य हैं एक साथ करें, ये मूल मंत्र है। एक साथ पढ़ना, एक साथ विमर्श करना, एक साथ विचार करना, यानी टीम वर्क जब शिक्षण पद्धति में आ जाता है तो हम उस शिक्षण पद्धति को उपनिषद कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, इसके मूल उद्देश्य क्या हैं, इसके जो विशेष फीचर्स हैं वो क्या हैं, इसका विजन क्या है, हाउ ऑल दीज थिंग्स मेक इट ए ट्रांसफॉर्मेटिव हायर एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो मूल बातें हैं, होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ शिक्षा को पद्धति के रूप में कैसे बदलते हैं, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है मैम, अरे आ जाएगी। ये कुछ टेक्निकल एरर है सर, उसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम लोग शेयर स्क्रीन करते हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती इसमें है। बातचीत ना करें, ये बातचीत ना करें प्लीज, केवल सुने, सर जुड़ जाएंगे तुरंत अभी।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, यस सर। मैं चाहता हूँ, दरअसल यहाँ पर Yes, बहुत sir. तेज बारिश हो रही है और लाइट चली गई थी बीच में, तो मुझे दोबारा ऑन करना पड़ा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो हम लोग उपनिषद की बात कर रहे थे और किस तरह की एजुकेशन सिस्टम हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है क्या? अगर इसको बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक देश की शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमको बताता है कि what kind of roadmap is required to achieve the goal to transform our education system into Indian education system। भारत केंद्रित शिक्षा का मॉडल कैसे लागू किया जाए, इसके लिए जो रोड मैप है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज है। अब क्यों ये आपको आवश्यक है शिक्षा? क्योंकि हम ये मानते हैं और पूरा विश्व मानता है कि एजुकेशन इज द फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। व्यक्तियों के अंदर, समाजों के अंदर, राष्ट्रों के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। इसलिए शिक्षा समाज आधारित होना चाहिए, इसलिए शिक्षा राष्ट्र के अनुरूप होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये मानते हैं कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र विकसित हो, भारत 2047 तक विकसित भारत बने, तो हमको न्यायपूर्ण समाज की स्थापना शिक्षा के आधार पर करना आवश्यक है। तीसरा जो बड़ा काम होता है शिक्षा का, कि क्वालिटी एजुकेशन किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। और क्वालिटी एजुकेशन का यूनिवर्सल एक्सेस, सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्या है क्यों सर जो है ना हम बाद में बात करें, चलो ठीक। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र के सांस्कृतिक जो हमारा वैभव है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, आगे ले जाने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों दृष्टियों को लेकर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की गई। अब शिक्षा तो शुरुआत से लेके प्राथमिक शिक्षा और बल्कि शिक्षा के लिए छात्रों को प्रिपेयर करने से लेके और उच्च शिक्षा तक होती है, और ये सातत्य होती, कंटिन्यूटी में होती है। लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा का अपना एक रोल है। तो उच्च शिक्षा का क्या रोल है पूरी शिक्षण पद्धति में? क्योंकि हम जानते हैं कि जब छात्र उच्च शिक्षा में आते हैं तो वो अपने मानसिक विकास के साथ एक, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, एक शिक्षण पिरामिड के साथ आते हैं, सीखने की तकनीकों को जानकर आते हैं। उस हिसाब से उच्च शिक्षा का जो रोल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनस्पत की माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, या हम कहें भिन्न हो जाता है। एक तो क्या है कि प्रमोटिंग ह्यूमन एंड सोशल वेलबींग, ये उच्च शिक्षा का एक बड़ा रोल है कि सोशल वेलबींग यानी समाज में समरसता को स्थापित करना, सामाजिक सद्भाव स्थापित करना, व्यक्तियों के अंदर एक दूसरों के प्रति सम्मान स्थापित करना, ये उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, जैसा हमने कहा, प्रजातांत्रिक, एक जस्ट और सामाजिक रूप से कॉन्शियस, चेतनापूर्ण समाज का निर्माण करना, ज्ञानवान समाज का निर्माण करना, एक ह्यूमेन नेशन का, मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण करना, यह भी उच्च शिक्षा का दूसरा रोल है। तीसरा जो रोल है कि उच्च शिक्षा जितनी अच्छी होती है किसी देश की, उतनी ही ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करती है।
देश की आर्थिक प्रगति को अगर हमको सातत्यपूर्ण बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो उच्च शिक्षा को उसी तरह से रीओरिएंट करना पड़ेगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देश को एक ज्ञानवान समाज और ज्ञानवान इकोनॉमी दोनों को स्थापित करने के लिए शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। इस दृष्टि से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत जैसे एस्पिरेशनल देश में जहां 65 करोड़ से ज्यादा युवा हों, वहां पर इन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, एस्पायरिंग यूथ को स्पेस देने के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये जो पॉलिसी है, ये ज्यादा इस बात पर देती है कि संरचनात्मक परिवर्तन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ ऐसे ना हो छोटे मोटे हमने हल्के फुल्के परिवर्तन कर दिए, पूरी की पूरी तरह से संरचनात्मक परिवर्तन हो उच्च शिक्षा में, तभी इन उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। अब उस दृष्टि से अगर आप देखें तो जो उद्देश्य हैं, जो गोल हैं हमारे, वो बहुत स्पष्ट हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। ये स्लाइड जान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स को डेवलप करना, ये पहला उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, जो उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज हैं उनको पूरा उभारने का मौका देना। दूसरा जो उद्देश्य है, जो हमने कभी नहीं सोचा था, कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में समाहित करना, इंटीग्रेट करना। ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों दृष्टियों से, सामाजिक विकास की दृष्टि से और आर्थिक उन्नति की दृष्टि से, विश्व का एकमात्र वैलिडेटेड मॉडल है एजुकेशन का, जो लगभग 5000 वर्षों तक इस देश को श्रेष्ठता प्रदान करता रहा, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। श्रेष्ठतम समाज की स्थापना इस मॉडल के आधार पर हम कर पाए, और जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता का सम्मान इस देश ने हमेशा किया। आनो भद्रा कृतवो विश्वम, ये जो हमारा उद्देश्य था, किसी भी तरह का अच्छा विचार कहीं से भी आए उसको हम इंटीग्रेट करते थे। इस देश की शिक्षा पद्धति की विशेषता रही। कोई भी किसी भी संस्कृति को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को मानने वाला इस देश में आए, वह इस समाज के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। यानी जो विश्व बंधुत्व की भावना है, उस भावना का व्यवहारिक पक्ष इस देश ने शिक्षा के माध्यम से स्थापित किया था। आज के समाज में, आज के विश्व में, आज के ग्लोबलाइज्ड जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उसमें इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा को अगर हम वैश्विक मॉडल के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं भारतीय शिक्षा को, तो ये आवश्यक है कि भारतीय शिक्षा की जो प्राचीन पद्धतियां थी, प्राचीन उनमें वैल्यू सिस्टम था और प्राचीन वैज्ञानिकता थी, इन तीनों को युगानुकूल करके इंटीग्रेट करें हम अपने पाठ्यक्रमों में इस तरह से, ताकि हमारे जो पाठ्यक्रमों में एक डिग्री लेने की होड़ सी मची है। पाठ्यक्रमों का मतलब सिर्फ एक डिग्री लेके नौकरी तक हमने शिक्षा को सीमित कर दिया है। ये जो छोटी सोच है, इसको बड़ा किया जाए। तीसरी जो समस्या अब 21वीं सदी में आ रही है कि हमने एजुकेशन को बहुत स्पेशलाइज कर दिया। प्लीज इसको कोई अनम्यूट है, शायद म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये जो इस सोच का परिणाम क्या हुआ कि डिसिप्लिनरी एजुकेशन तो बहुत ग्रो हुई, लेकिन जो 21वीं सदी की चुनौतियां हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की स्थिति हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले दुष्प्रभाव हों, चाहे वो मानसूनों का अनियमितीकरण हो, चाहे अल्नीनो की जो साइकिल है उसका रैंडमनेस हो, चाहे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ रही हो, चाहे विश्व में जो हम विकास कर रहे हैं
उसके कारण फैलता विभिन्न तरह का प्रदूषण हो, सांस्कृतिक प्रदूषण हो, चाहे राजनीतिक मॉडल हो, और चाहे सामाजिक इंटीग्रेशन की बात हो, रिएक्शनरी समाज का निर्माण हो, और जो बेसिक सुविधाएं हैं सभी देशों में समान रूप से लोगों को विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है। शोषित और शोषण करने वाले देशों के बीच में ये पूरा विश्व बटा हुआ है। इसके लिए शिक्षा के माध्यम से जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल बनाए हैं यूएनओ के आधार पर, और जिनको हम प्राप्त करने की तिथि हमने 2030 तक रखी है, उनको अगर प्राप्त करना है तो शिक्षा को स्पेशलाइज्ड एजुकेशन से हटाकर हॉलिस्टिक एजुकेशन की तरफ बदलना पड़ेगा, ताकि हम सब मिलकर एक क्लस्टर मॉडल में एक टीम वर्क के साथ विभिन्न विषयों के लोग एक साथ जुड़ के एक मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कहीं क्रॉस डिसिप्लिनरी कहीं ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज को लेकर ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के हल निकाल सकें जिनको एक विषय में हल निकालना संभव नहीं। जैसे अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने लिया है और वो पाकिस्तान के बंदरगाह तक आ रहा है। उस पूरे इनिशिएटिव में जलवायु परिवर्तन का क्या ध्यान रख रहे हैं, उस पूरे इनिशिएटिव में राज्यों की प्रभुसत्ता अखंडता का ध्यान रखा जा रहा है, या विकास में माइट इज राइट की बात हो रही है। जैसे अभी ट्रम्प साहब ने जिस तरह का ट्रैफिक का एक टैरिफ का एक आंदोलन चला रखा है, वो इट शोज दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन आर सप्रेसिंग द वीक नेशंस, एंड देयरफॉर जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी इस तरह की शिक्षा से नहीं बन सकती है, हम कितना ही विकास कर लें। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू हैव द होलिस्टिक एजुकेशन वी नीड द इंटीग्रेशन। सिमिलरली हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को वो पढ़ाते हैं जिससे रोजगार मिलता है। उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, उनके अंदर जो जानने की उत्सुकता है, उसको लेकर हम उनकी शिक्षा नहीं देते हैं। ऐसे में बच्चा सिर्फ अपने आप में सीमित होकर और पूरे समय, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा चिंतित, दुखी अवसाद में रहता है। इस अवसाद से समाज को और पूरी पीढ़ी को निकालने के लिए आवश्यक है कि हम लर्नर्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट शिक्षा के माध्यम से करें। यह भी एक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और भारत की परंपरा रही है कि भारत में ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य ये तीनों एक साथ चलते हैं। नॉलेज, विजडम एंड ट्रुथ। नॉलेज को हम कहते हैं ज्ञान, विजडम को कहते हैं प्रज्ञा, और ट्रुथ को कहते हैं सत्य। जब ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य एक साथ व्यक्ति के अंदर इनकलकेट होते हैं तो फिर ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं धर्म आधारित समाज। यहाँ धर्म का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। धर्म मीन या धारेति सा धर्मा। जिन गुणों को हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे गुण आते हैं जो इस समाज को, इस राष्ट्र को एक अभिनवपन देते हैं, एक इनोवेशन देते हैं। जो सोचता है सबके लिए, जो जीता है सबके लिए, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जिंदगी में आगे बढ़ता है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परंपरा में आगे बढ़ता है, जिसके लिए विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा होती है। अयम निजा परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम उदार बनते हैं, हम बड़े दिल वाले बनते हैं। ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये सतत जीवन भर चलती है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट इसलिए नहीं है कि आप समय के साथ निश्चित रूप से तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम रखें, स्किल के रूप में अपने आप को अपडेटेड रखें, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति के रूप में आप अखंड मंडलाकार की जो प्रक्रिया है बड़े बनते जाएं, अपने परिवार को बड़ा बनाते हुए और इतने बड़े बन जाएं कि उसमें पूरा अखंड मंडलाकार समा जाए, पूरा विश्व उसमें व्याप्त हो जाए, पूरी सृष्टि व्याप्त हो जाए, तब हम जो है बड़े बनते हैं।
इन सारी चीजों को शिक्षा के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र की वैल्यू सिस्टम के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है कि हम इस नीति को धरातल पर उतारें। और अभी चूंकि हम डिसिप्लिनरी एजुकेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे कि हमको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा इफ वी वांट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन एंड स्पेशली विद द हायर स्टैंडर्ड, कि हमारा शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रहे और हमारी अप्रोच में विविधता आए। इन सारी चीजों को पाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको भी अचीव करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो हमने पिलर्स बनाए हैं वो 5 पिलर हैं। इन 5 खंभों पर ये पूरी नीति टिकी हुई है। क्या है ये खंभे? पहला है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है सबको शिक्षा उसकी रीच में हो, सब कोई शिक्षा प्राप्त कर सके, सबको शिक्षा उसके पड़ोस में मिले, शिक्षा के लिए लोगों को कम से कम माइग्रेट करना पड़े। तीसरा, यदि व्यक्ति को किसी कारण से जल्दी नौकरी करना पड़ती है, जल्दी कोई धंधा करना पड़ता है, तो उसको ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हों। और ऑनलाइन एजुकेशन और जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है दोनों के आउटकम्स एक जैसे हों, लर्नर्स को एक जैसे नॉर्म्स हो, एक जैसे क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो, एक जैसी पेडागोजी हो, एक जैसे टीचिंग लर्निंग टूल्स हो। इसका मतलब होता है एक्सेस, ये उपलब्ध कराना, ये पहला पिलर है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। हम बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल एजुकेशन में अगर 1 करोड़ रुपए लग रहा है तो हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, वो कितना ही अच्छा हो। इसलिए हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, समाज का जो नीचे वाला तबका है, जो आर्थिक रूप से शोषित है, जो आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं है, उनको भी शिक्षा के समान अवसर मिले, उनको भी अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है इक्विटी। इसको इंक्लूसिवनेस भी हम करते हैं, सभी वर्ग शिक्षा में समाये, सब शिक्षा में आए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा में जो ड्रॉप आउट होता है विभिन्न स्केल्स पर, उस ड्रॉप आउट रेट्स को कम से कम किया जाए, और अगर किसी कारण से कोई छूट गया है उसको दोबारा शिक्षा में आने का मौका मिले, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और इक्विटेबल मोड्स ऑफ डिलीवरी भी हो। हम ये ना कहें कि साहब ये इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, इनका तो NIR रैंकिंग अच्छा है, इसीलिए इसी में सबको हम एडमिशन देंगे। सारे इंस्टीट्यूट्स को बेस्ट बनाया जाए, सारे जितने भी हमारे संस्थान हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और इसी के साथ अकाउंटेबिलिटी शिक्षा में लाई जाए। जब हमको अधिकार मिलते हैं तो जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, तो शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी हो, यानी जितना हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं उसी के साथ साथ उनको अकाउंटेबिलिटी भी दें। अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग पेडागोजी, अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। ये अकाउंटेबिलिटी टीचर्स को भी देना होगी, ये अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस को देना होगी, ये अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल को भी देना होगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं तो जिम्मेदारी भी लेना होगी। और सबसे आखिरी जो पिलर है वो है क्वालिटी। लर्नर्स का इवैल्यूएशन इस बात पर नहीं हो कि वो डिग्री में या मार्कशीट में कितने नंबर लाते हैं, लर्नर का इवैल्यूएशन इस बात पर हो कि उन्हें जो सीखना था उन्होंने कितना सीखा है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन और आउटकम बेस्ड एजुकेशन का रियलाइजेशन ये 5वां पिलर है। इन 5 पिलर्स को अगर हम व्यवहारिक दृष्टि में चाहते हैं कि ये धरातल पर दिखाई दे, ये शिक्षा में दिखाई दे, तो इसके लिए शिक्षा में हमको कुछ की प्रिंसिपल्स अपनाना पड़ेंगे कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो पहली चीज हमने ये 8 की प्रिंसिपल अपनाए। पहला प्रिंसिपल है कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो विविधता को अपने से विपरीत न समझे, इस बात को समझे कि विविधता नैसर्गिक है, और जहां विविधता होती है, जहां डाइवर्सिटी होती है, वहीं सस्टेनेबिलिटी होती है।
and therefore we must respect all kinds of diversity. दूसरा, लोकल कंटेक्स्ट एजुकेशन के क्यूरिकुलम में आए, पेडागोजी में आए, ये पॉलिसी ने तय किया है कि हम ये ना पढ़ाएं कि गणित में अगर पढ़ा रहे हैं कि दौड़ रहा है तो हम कहें माइकल दौड़ रहा है। हम नाम लोकल तो दे सकते हैं, हम स्थितियां, घटनाएं, उदाहरण, केस स्टडीज लोकल कंटेक्स्ट में दें, और उस कंटेक्स्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम में लाएंगे उतना ही आसानी के साथ लर्नर्स को समझ में आता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है इस पूरे सिस्टम को लागू करने का, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। हमको सारे एजुकेशनल डिसीजंस में, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन हो, चाहे क्यूरिकुलम लेवल पे हो, चाहे टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी पे हो, और चाहे आकलन पे हो, इन सारे डिसीजंस में इंक्लूसिवनेस लाना है कि सब लोगों को मौका मिले अपनी बात रखने का। चौथा जो प्रिंसिपल है, कि शिक्षा आइवरी टावर में ना हो कि यूनिवर्सिटीज अपना पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं, वहां बैठ के आपने लेक्चर दे दिया, टीचिंग खत्म हो गई। सोसाइटल इंटरेक्शन, सोसाइटल पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर इन द एजुकेशन, एंड सोसाइटी मीन्स ऑल स्टेक होल्डर्स। हम एजुकेशन में इंडस्ट्री को भी जोड़ें, एजुकेशन में हम समाज को भी जोड़ें, एजुकेशन में हम व्यवहारिक पक्ष भी रखें, एजुकेशन अनुभव के आधार पर भी, एजुकेशन समाज में जाकर भी सीखें। ये जो पार्टिसिपेटिव एजुकेशन है और समाज का हम सहयोग लें शिक्षा को आगे बढ़ाने में, समाज आधारित शिक्षा अगर होगी तो समाज स्वयं शिक्षा की गुणवत्ता की रखवाली करेगा। इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है वो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इसको हमको बढ़ावा देना है। चौथा जो है कि 21वीं सदी में तकनीकी विकास जिस तेजी के साथ हो रहा है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। इसीलिए टीचिंग लर्निंग में लैंग्वेज बैरियर्स को हटाने में, अनुवाद के लिए आप देखेंगे भाषणी और अनुवादनी हमारे पास AICTE ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। आप किसी भी भाषा की किताब दूसरी भाषा में तुरंत आप अनुवाद कर लीजिए। इसी तरह इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। तकनीकी के आधार पर, चाहे वो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो, बहुत सारी ऐसी, चाहे वो पोर्टल्स हों, जैसे अभी आपने मूक देखा है, स्वयं प्लेटफॉर्म पर है, NPTEL आपने देखा है, ई-पाठशाला आपने देखी है, अमृता विश्वविद्यालय ने आप लोगों को एक समर्थ पोर्टल जो शुरू किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अल्टीमेटली उसको बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पूरे देश की शैक्षणिक व्यवस्था को ऑनलाइन करने में फ्री समर्थ पोर्टल हमको उपलब्ध कराया है। ये ऐसी बहुत सारी तकनीकी क्षमताएं हैं। हम आज जो ये काम कर रहे हैं इसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल है। हमारे हर शिक्षक ने इस तकनीकी ज्ञान को, ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे देना है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासरूम कैसे बनाना है, ये सारी चीजें सीख ली हैं। सो तकनीकी का संप्रेषण इतनी तेजी से होता है, इसलिए तकनीकी से डरना नहीं है। तकनीक को हमको उपयोग करना है ताकि हम सभी लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन उसके घर तक पहुंचा सकें। इस संबंध में मूक जो है एक बहुत बड़ा मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो शुरू हुए हैं हर क्षेत्र में, उनका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। इसके लिए जब तक हम अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उन चीजों का उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे जितना की है। पांचवा जो आया है कि जो लर्निंग है उसको रीडिफाइन किया है। लर्निंग एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेने के लिए नहीं, लर्निंग रट के किसी विषय को उगल देने के लिए नहीं, बल्कि लर्निंग कंसेप्चुअल बेस्ड हो। सो मेजर फोकस इज ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, also understanding the subject from different point of view, that is multidisciplinary approach. Third, as per the Bloom taxonomy or as per the Tantra Yukti, understanding has different levels. Concept understanding,
theoretical framework understanding, then analyzing the situation from analytical point of view, then taking the situation from different perspective and synthesizing them. So analysis, synthesis, and then solving the problems. प्रॉब्लम सॉल्विंग तब आता है जब आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आता है. सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, if you apply some knowledge in certain domain and if you are successful, you get the confidence and you can apply it in another dimension, that is called creativity. So then enhancing the creativity और creativity को बाहर लाना, ये इस तरह की आउटकम बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य होता है, जिसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम जो है कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉलेज टू प्रोसेस, क्या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नॉलेज टू प्रोडक्ट. ये देश में एक जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है उसको बढ़ावा देगा. एंटरप्रेन्योरशिप जब बढ़ती है तो स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लोग दूसरों को रोजगार देने वाला बनते हैं. हमारे यहाँ इनोवेशन आता है, इनोवेटिव आइडियाज प्रोसेस और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम स्टार्टअप इकोसिस्टम कहते हैं. तो ये जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इनटू द एजुकेशन फॉर इनोवेटिवनेस, फॉर स्टार्टअप सिस्टम, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फॉर contributing towards the economic development through SME. लघु, छोटे और मझोले उद्योगों की इतनी बड़ी श्रृंखला पैदा कर दी जाए ताकि हमारा लर्नर नौकरी के लिए न भटके बल्कि नौकरी देने वाला बने. और जो छठवां प्रिंसिपल था वो था यूनिक अपॉर्चुनिटीज मिले सबको. हम हर एक व्यक्ति में कुछ क्षमता होती है, हर एक लर्नर में कुछ ऐसी यूनिक क्षमता होती है जिसको अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको मोटिवेट करें तो ही और सी कैन रीच द टॉप. ऐसी लर्नर्स की क्षमताओं को उनके गुणों के अनुरूप विकसित करना और उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना, उसके लिए मौके प्रोवाइड करना, ये हमारा छठवां प्रिंसिपल है. एंड सातवां प्रिंसिपल है कि हम लर्निंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें, जिससे क्रिएटिविटी डेवलप हो, लोगों में समाज लॉजिकल बेस्ड बने, साइंटिफिक सोसाइटी बने, हम अपने डिसीजंस में इनोवेशन लाएं. ये जो सारी चीजें हैं ये तब आती है जब हम रिसर्च ड्रिवन टीचिंग लर्निंग करते हैं, जब हम इनोवेशन लाते हैं टीचिंग लर्निंग में, जब हम चॉक एंड टॉक को हटा के, क्लासरूम टीचिंग को हटा के विमर्श की परंपरा में आते हैं. और इसीलिए हमने आपको जब शुरुआत की थी तो हमने उपनिषद से की थी. जब तक शिक्षा उपनिषद में नहीं बदलेगी तब तक ये जो आठों आपने प्रिंसिपल लिए हैं, जो मूल सिद्धांत लिए हैं एजुकेशन के, ये आठों सिद्धांतों को धरातल पर लागू करना संभव नहीं होगा. एक और बड़ी चीज है कि 21वीं सदी का भारत अगर उसे दुनिया का नेतृत्व करना है तो 21वीं सदी की जो तकनीकी हैं उसमें हमको एक स्किल्ड वर्कफोर्स पैदा करना होगा. अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी 21वीं सदी में हमारी चुनौतियां क्या हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में गुणवत्ता हासिल करना, दक्षता हासिल करना. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो कम्युनिकेशन के फील्ड में 6G आ रहा है, दूसरा डिसीजन डाटा ड्रिवन हो रहा है. डिसीजंस लेने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, हर फील्ड में ऑलरेडी उपयोग शुरू कर दिया है. हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन को लर्निंग सिखा रहे हैं, ताकि एक बार हमने बता दिया, चाहे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, आवर प्रोडक्शन बिकम्स क्वालिटी प्रोडक्शन एंड फास्ट प्रोडक्शन. और जो एक और बड़ी तकनीक उभर रही है वो है ग्रीन साइंस. अभी तक हमने जो साइंस प्रोड्यूस की और उसको टेक्नोलॉजी में बदला, उसके जो परिणाम आए, कुछ गंभीर परिणाम हमारे
अस्तित्व पे संकट पैदा कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण संकट हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे पृथ्वी के अपने अस्तित्व का संकट हो। इन संकटों से निपटने के लिए जो ग्रीन साइंस है, इन सारे क्षेत्रों में अगर हमको स्किल्ड वर्कफोर्स पैदा करना है तो ये आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में 21वीं शताब्दी की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो निच एरियाज हैं, उनमें हम अपने लर्नर्स को दक्षता हासिल कराएं। यानी विषय कोई भी हो, इन तकनीकों में, चाहे वो ड्रेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो AI हो, चाहे ML हो, चाहे 3D प्रोडक्शन हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, इनको सभी लर्नर्स को सिखाया जाए ताकि वो अपने विषय में इनका उपयोग कर सकें, तभी वो वैश्विक चुनौतियों का सामना 21वीं सदी में कर पाएंगे। इसके साथ साथ जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जब आती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एरियाज हैं, एक सबसे बड़ा एरिया अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको लगातार पूरा करें और ऐसे रिसोर्सेज से पूरा करें जो रिन्यूएबल हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को सामाजिक मान्यता दिलाना, समाज में ले जाना, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हमारे पास लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, लोगों में स्वच्छता की अवधारणा को विकसित करना और 140 करोड़ के देश को फूड डिपेंडेंसी से मुक्त कराना, हमारे पास खाद्यान्न सुरक्षा हो, और न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी वैश्विक जनसंख्या के लिए ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने जो विकसित भारत की अवधारणा रखी है, जिसमें समरस भारत होगा, जिसमें सामाजिक रूप से सौहार्दपूर्ण भारत होगा, जिसमें अंत में खड़े हुए व्यक्ति के विकास को हम उसके हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके समाज का विकास करेंगे, तभी देश का विकास होगा। जिसमें सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त भारत नहीं होगा, सामाजिक रूप से सशक्त भारत होगा, सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत होगा। इस तरह के भारत को अगर 2047 में हमें बनाना है तो शिक्षा में इन सारी चीजों को समाहित करना होगा। अब अगर इसको समाहित करना है तो हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन का कैनवास है, उस कैनवास में किस तरह के परिवर्तन करना होंगे, उन परिवर्तनों को कहते हैं हम पेडागोजी में ड्रास्टिक चेंज करना होगा। जो पढ़ाने का तरीका है हमारा, उस पढ़ाने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। पहला परिवर्तन क्या है? छात्रों को ये बताना होगा कि वो इस बात पर जोर मत दें कि कैसे क्या सीखें, बल्कि इस बात पर जोर दें कि कैसे सीखें। एक बार जब आप कैसे सीखें जान जाते हैं तो क्या सीखना है ये तो आप तुरंत तय कर सकते हैं। दूसरा, छात्रों को शिक्षा के माध्यम से, चाहे उनकी संज्ञानात्मक कौशल का विकास हो, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, इन सब चीजों को पाठ्यक्रमों में लाके और इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से सिखाना, ये एक परिवर्तन हमको पेडागोजी में करना है। और पेडागोजी में ये भी परिवर्तन करना है कि कैसे व्यक्ति क्रिएटिव बने, अपनी सोच को, अपने आइडिया को कैसे वो शिक्षा के माध्यम से ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, और बहुविषयक बने, अलग अलग तरीके से देखने की दृष्टि विकसित हो। इसको मल्टीडिसिप्लिनरिटी कहते हैं। कैसे इनोवेट किया जाए, कैसे एडेप्ट किया जाए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैसा बदला जाए, दैट फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट कम इन द एजुकेशन। और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़े। हमारे पास नए विचार हैं, नया मटेरियल है, नई रचनात्मकता है, इन सबको कितनी जल्दी हम नोबेल तरीके से अपने आप में समाहित कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, यही हमको 21वीं सदी की बदलती चुनौतियों, वैश्विक चुनौतियों और तकनीकी चुनौतियों के प्रति एक सक्षम लर्नर के रूप में, एक सफल लर्नर के रूप में स्थापित करेगा। एंड देयरफॉर जिस्ट अगर इसका निकालें
तो हम कहेंगे पेडागोजी का मतलब टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजीज, दे मस्ट इवॉल्व। इनको बदलना है हमें, कैसे? ताकि शिक्षा ज्यादा अनुभवजन्य हो सके, ज्यादा होलिस्टिक हो सके, समग्र हो सके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन देना है, लड़के के अंदर जिज्ञासा क्रिएट हो सके, जिज्ञासा के आधार पर सीखे, ना कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सीखे। द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ एडवाइजर, इज ऑफ मेंटर, नॉट ऑफ ए लेक्चरर। लेक्चर नहीं देना है लड़कों को, उनके अंदर जिज्ञासा क्रिएट करना है ताकि जिज्ञासा के आधार पर वो आगे बढ़ते जाए। डिस्कवरी ओरिएंटेड है, वो एक चीज जानता है तो दूसरी चीज तक पहुंचने का रास्ता ढूंढे। लर्नर सेंट्रिक होना, लर्नर सेंट्रिक का मतलब है जितनी तेजी से या जितने स्लोली वो सीख रहा है उसी गति से वो शिक्षा पाने का अधिकारी बने, टीचर की गति से ना बने। और शिक्षा विमर्श के माध्यम से दी जाए, शिक्षा क्लासरूम के माध्यम से ना दी जाए। शिक्षा में जितना लचीलापन हो सकता है उतना लचीलापन हम करें। और शिक्षा में सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा ग्रहण करते समय आपको आनंद का अनुभव हो, आपको अवसाद ना पैदा हो। इन मूल्यों को अगर हमको लेना है तो हमको पाठ्यक्रम में और पाठ पुनश्चर्या में, पढ़ाने के तरीके में, दोनों में बदलाव करना होगा। और इस बदलाव में जो मूल बातें हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सबसे पहले तो क्यूरिकुलम को हमको समग्र बनाना पड़ेगा। यानी हर एक पाठ्यक्रम में बेसिक आर्ट्स हो, बेसिक क्राफ्ट्स का कौशल हो, हर बच्चा गेम्स और स्पोर्ट्स में जाए, हर बच्चा अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करे, हर बच्चे को लिटरेचर सिखाया जाए, कल्चर सिखाया जाए, वैल्यूज सिखाया जाए, थोड़ा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेम जिसको कहते हैं वो भी सिखाया जाए। ये टी मॉडल के आधार पर, बेसिक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज के आधार पर इनको हम इंट्रोड्यूस करें। और दूसरा है कि पढ़ाने के तरीके में एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, यानी अनुभव से सीखे, होलिस्टिक लर्निंग हो, यानी अलग अलग तरीके की चीजों को समझ के अपने फील्ड में वो उसका अनुप्रयोग सीखे, इंक्वायरी ड्रिवन हो, बच्चों को अच्छे प्रश्न पूछना सिखाया जाए। और एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि शिक्षा में कठोपनिषद जरूर लाया जाए। कठोपनिषद की कहानी आप सब जानते हैं, यम और नचिकेता की कहानी है। एक 5 वर्ष का नचिकेता बालक होता है किसी राजा का, और वो राजा यज्ञ करता है। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को दान देता है, और जब वो दान देता है तो वो बच्चा ऑब्जर्व करता है। एक अच्छे शिक्षार्थी का जो पहला मूल है वो है ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर को निखारना वो इंक्वायरी में बदलता है। तो वो ऑब्जर्व करता है कि वो गायें पिताजी दान दे रहे हैं जो दूध नहीं देती हैं या जो बूढ़ी हो गई हैं। तो वो जाके अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आप इन गायों का दान क्यों कर रहे हैं? तो उसका पिता पहले तो टाल देता है, फिर कहता है क्योंकि ये गायें मुझे बहुत प्रिय हैं। यज्ञ के बाद अपनी प्रिय वस्तु का दान करना यज्ञ में आपकी सफलता देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा, आप देखिए इंक्वायरी उसके अंदर क्रिएट हुई, तो उसको लगा कि मैं तो इनका लड़का हूं, मैं इनका प्रिय नहीं हूं। तो वो दूसरा प्रश्न पूछता है, मैं तो आपका बालक हूं, मैं आपको प्रिय नहीं हूं? वो टालता है, लेकिन अंतिम में कहता है हाँ तुम प्रिय हो। तो फिर वो फिर इंक्वायरी करता है अपने अंदर और फिर प्रश्न पूछता है, फिर आप मुझे दान क्यों नहीं दे रहे हैं अगर प्रिय वस्तुओं का दान देना? और फिर आप पूरी कहानी जानते हैं। कठोपनिषद में यम के पास वो बच्चा पहुंचता है, उसके पिता उसको मृत्यु को दान दे देते हैं। यम से वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि ये पूरा उपनिषद कैसे अच्छे प्रश्न पूछे जाएं, इसको पढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका प्रस्तुत करता है। बच्चा प्रश्न पूछना सीख जाए, लेकिन प्रश्न पूछने में अहंकार ना हो, दूसरों को अपमान करने की भाषा ना हो, केवल सीखने की जिज्ञासा हो। इस तरह का एक एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी मैं आऊंगा, जब मैं आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करूंगा तो आई विल कम ऑन इंटीग्रेशन आल्सो। देन डिस्कवरी, हर एक चीज में जो ज्ञान आपके पास है उसको आपको डिस्कवर करने की आदत, उसको और आगे डीप बनाने की आदत बने, लर्नर सेंट्रिक बने। जब आपका पढ़ने का मन है तब पढ़ें आप। ये नहीं कि क्लास में आपका मन नहीं है तब भी आपको बैठ के पढ़ना है। आपको जिस समय जिस गति से
पढ़ने के अवसर चाहिए वो अवसर आपको प्रदान किए जाए और विमर्श को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ये देश क्लासरूम वाला देश नहीं है, हमारे यहाँ तो मंडल वाला देश है। एक चक्रीय क्रम में सब लोग बैठते हैं और सभी समान रूप से एक विषय विशेष में अपनी राय रखते हुए कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये शास्त्रार्थ हम फ्लेक्सिबल एजुकेशन में और जैसा मैंने कहा एंजॉयबल एजुकेशन में, इन चीजों को अगर हम शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष में लाते हैं तो फिर हमने एक नई परिभाषा गढ़ी है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का क्या अर्थ है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको बताती है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का मतलब है कि जो भी शिक्षार्थी है उसके जो शिक्षा के आउटकम्स हैं वो उसके अंदर क्या गुण विकसित होते हैं, वो 3 आधार पर उनका आकलन किया जाए। लर्नर आउटकम्स आर रियलाइज्ड एट 3 लेवल। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर उसने क्या गुण विकसित किए हैं। दूसरा, सामाजिक स्तर पर उसने कितना अपने आप को समाज से कनेक्ट किया है, सोसाइटल ओरिएंटेशन कितना आया है। और तीसरा, उसकी शिक्षा का देश के अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, हाउ मच ही और शी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट। These 3 level of outcomes will decide whether the education provided to a learner is a quality higher education or it is a normal higher education. अब पर्सनल लेवल पर क्या देखेंगे आप? पर्सनल लेवल पर हमको देखना है कि क्या व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर विवेक जागृत हुआ है, विवेकशील व्यक्ति बना है, एनलाइटेंड बना है कि नहीं, अकम्प्लिशमेंट है उसके अंदर, चीजों को जानने समझने और करने की क्षमता विकसित हुई है कि नहीं हुई है। यानी ज्ञान, कौशल और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें आई हैं कि नहीं आई हैं, क्रिएटिविटी उभरने की क्षमता है कि नहीं है। सामाजिक रूप से क्या देखेंगे? सामाजिक रूप से ये देखना है कि वो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव पब्लिक इंगेजमेंट में शामिल होता है या नहीं होता है, या फिर आईआईटी से पास होने के बाद सीधा कहता है अमेरिका में जाके एक नौकरी करेंगे। हमारे ऐसे आईआईटीएंस को पढ़ाने का क्या फायदा है जो देश के सामाजिक ढांचे में समाते नहीं हैं, जिनको समाज की चिंता नहीं है, जो अपनी शिक्षा के आधार पर समाज में परिवर्तन की रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भले ही कितनी गुणवत्ता की व्यक्तिगत शिक्षा ली हो, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पूर्णता दक्ष हो गए हैं नहीं माने जाए। सोसाइटल ओरिएंटेशन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज आपको शिक्षित इसलिए किया गया है क्योंकि आप क्रिटिकली सोच सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर एक सामाजिक ओरिएंटेशन आता है ताकि समाज की जो चुनौतियां हैं उनके लिए आप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रदान कर सकें। और तीसरा जो बड़ा काम है, थर्ड लेवल पर आप क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है यू आर गिविंग ए प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। आप अपने ज्ञान को परिवर्तित करने में सक्षम हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अगर इतना हम करेंगे तब हमारे यहाँ के जो लर्नर्स हैं वो हाई क्वालिटी लर्नर्स होंगे, क्वालिटी हायर एजुकेशन उनको हम कहेंगे मिली है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम एक सोसाइटी को, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे जो एनलाइटेंड है, जो सोशली कॉन्शियस है, जो ज्ञानवान है और जो कौशल आधारित है। ये कैसे होगा? इसके लिए एक मॉडल बनाया गया है कि हर एक लर्नर को जिस विषय में उसकी रुचि है उसमें डीप लेवल ऑफ स्टडी मिले। हर एक लर्नर कैरेक्टर डेवलपमेंट, इथिकल इशूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव एटीट्यूड शिक्षा के माध्यम से अपने अंदर समाहित करे। और हर एक लर्नर किसी भी विषय में उसकी रुचि हो, वो 21वीं सदी की जो तकनीकी कैपेबिलिटीज हैं, दक्षताएं हैं, उनको अपने अपने डिसिप्लिन में सीखे। ये जब आप करते हैं, मना कर देना कहना सर बीच।
अब इसके बाद इतनी चीजें जब आप उच्च शिक्षा में करते हैं तो आपको फिर उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के बाद जो उच्च शिक्षा के रियल पर्पज होंगे, जो उद्देश्य होंगे, वो बदल जाएंगे। अगर आप क्वालिटी हायर एजुकेशन, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है, देते हैं तो आपका नॉलेज क्रिएशन होगा। इसके लिए बेसिक रिसर्च को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टीचिंग के साथ। जब नॉलेज क्रिएट होता है तो उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लेते हैं इनोवेटिव आइडियाज लर्नर्स को सिखा के। इसको कहते हैं आइडिएशन। तो शिक्षा का एक मूल उद्देश्य इनोवेटिव क्लब्स हर एक संस्थान में बना के छात्रों से नए नए विचार आइडिया के रूप में लेके शिक्षा में वैल्यू एडिशन करना है। और जब वैल्यू एडिशन होता है तो उसमें से पूरा एक इकोसिस्टम हम बनाते हैं जहां छात्र अपने आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करता है एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में, और इस पूरी इकोसिस्टम में वो एक ऐसे नए नए स्टार्टअप क्रिएट करता है जो आर्थिक रूप से देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हायर एजुकेशन का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयबल यूथ जनरेट करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एम्पावर्ड यूथ जनरेट करना है जो उच्च शिक्षा को राष्ट्र के विकास की सीधी सस्टेनेबल व्हीकल में कन्वर्ट कर सके। एंड देयरफॉर higher education is a tool to have vibrant, socially engaged, cohesive, cultured, productive, progressive, and prosperous nation. It's not merely to create opportunity for employment. Employability अपने आप आएगी, that is true. लेकिन employment को फोकस करके एजुकेशन दी जाए, जैसा कि आज हम कर रहे हैं। These coaching institute must vanish. This preparation for degrees, preparation for getting good marks, preparation for crossing examination, this type of attitude has to diminish slowly, and ultimately it is the outcome based education that should become the basis for higher education. Now I have not much time, but still I think I have up to 1:15 now. Yes sir, we have 25 minutes sir. Okay, so I will take around 20 minutes and 5-10 minutes I will keep for you. Okay sir. What is the meaning of holistic education? ये शब्द जो है थोड़ा नया सा है, तो इसका अगर मीनिंग समझना हो तो इसको एक शब्द में समझ सकते हैं, क्यूरिकुलर इंटीग्रेशन। किसी भी टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन से समझने की कैपेबिलिटीज का विकास जिस क्यूरिकुलर में हम कहते हैं उसको कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन। पहला चीज पे, सो होलिस्टिसिटी मींस इंटीग्रेटिंग, समाहित करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाठ्यक्रम में समाहित करना। दूसरा इसका अर्थ होता है मैन मेकिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग एजुकेशन मींस एनलाइटनमेंट बाय एक्सपोजिंग पोटेंशियल हिडन विद इन एंड सर्विस टू, जो विवेकानंद जी कहते थे कि लड़के को सोच सिखा दीजिए, कैसे सोचना होता है, वो अपने आप अपने पोटेंशियल को एक्सपोज कर देगा। ये न सिर्फ विवेकानंद जी ने कहा था, बहुत पहले, कोई नई बात नहीं है ये अरबिंदो ने भी इसको कहा था इंटीग्रल एजुकेशन। इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था बेसिक एजुकेशन। तो ये जो सामान्य जीवन है जो हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है, उसके बारे में संवेदना, उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से विचार, उसको इंटीग्रेट करना पाठ्यक्रम में, ये होलिस्टिक अप्रोच है। अब इसको व्यवहारिक दृष्टि से आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हैं, कैसे इंटीग्रेट करें? तो इसको इंटीग्रेट करने का एक सामान्य तरीका है कि इंटीग्रेट द सॉफ्ट स्किल्स विद हार्ड स्किल्स। कैसे करेंगे आप? डीप नॉलेज लाइए जो हार्ड स्किल्स हैं सब्जेक्ट की, उसमें मास्टरी क्रिएट करिए और प्रोफिशिएंसी क्रिएट करिए इन ए पर्टिकुलर फील्ड। दिस इज कॉल्ड, टी अक्षर होता है अंग्रेजी का, टी की ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज अबाउट दी हार्ड स्किल्स। जिस विषय में वो विद्वान बनना चाहता है उसको डीप तक सिखाइए, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल सिखाइए। सॉफ्ट स्किल इंक्लूड्स इंटरपर्सनल स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का समग्र विकास, शारीरिक विकास यानी स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, प्राणायाम, राष्ट्रीय चेतना यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज,
डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन फीलिंग्स, सोसाइटल कनेक्ट, समाज सेवा। ये सारी चीजें जब आप 21वीं सदी की तकनीकों के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस इंटीग्रेशन इज नोन एज होलिस्टिक एजुकेशन। ये अप्रोच न सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि हम व्यक्ति निर्माण की शिक्षा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है समाजों में, राष्ट्रों में, वैश्विक स्तर पर, उसके लिए एकेडमिक एक्सपर्टाइज और लीडरशिप क्वालिटीज दोनों को एक साथ डेवलप करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप कैरियर अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? होलिस्टिक एजुकेशन के मॉडल को जब आप पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुनश्चर्या में, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज में लगाते हैं तो लर्नर के अंदर 4 मेजर कैपेबिलिटीज आती हैं: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मोरल। लर्नर का आत्मविश्वास बढ़ता है, लर्नर के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती है, लर्नर के अंदर आती है, तपश्चर्या आती है, और सबसे बड़ी चीज, किसी भी कठिन स्थिति में वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, वो किसी भी तरह से सुसाइडल एक्शन की तरफ नहीं जाता है, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित होता है। ये ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, जिसकी बात हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहते हैं, ये जो एटीट्यूड है, ये होलिस्टिक एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऑलराउंड डेवलपमेंट में। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव अप्रोच। तीनों स्टेजेस में, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में, टीचिंग लर्निंग में, इवैल्यूएशन में, ये टीचर डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज किस माध्यम से पढ़ाई जाए। कोई चीज वो गा के समझ सकता है। अब स्विमिंग को आप लेक्चर से तो नहीं समझा सकते हैं, किसी तालाब में ले जाइए, स्विमिंग कराइए, वो समझ जाएगा। एंड देयरफॉर what kind of pedagogy is to be adopted for a particular type of knowledge or skill to be decided by the learner and the teacher, not by the regulating bodies। ये जो मॉडल था हमारा कि डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस के आधार पर एजुकेशन सस्टेन होती थी, इसको हटा के नीचे से हमको लाना है। टीचर के सेंट्रल रोल को स्थापित करना है, लर्नर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना है, उनके अंदर इनोवेशन लाना है, और उनकी जो मूल गुणवत्ता है, उनके जो मूल गुण हैं, उनको उभारने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करना है। इसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन जरूरी होती है। इसके साथ साथ होलिस्टिक एजुकेशन के बिना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसमें एक चीज, जैसे मैंने अभी कहा कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संस्थानों का वातावरण मल्टीडिसिप्लिनरी बने, हमारे संस्थानों में होलिस्टिक एजुकेशन लाएं, तो हमको, जैसा मैंने अभी कहा, कि क्यूरिकुलम को टी मॉडल में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये टी मॉडल इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन एट डिफरेंट लेवल। फर्स्ट यू इंटीग्रेट द डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स और साइंस के बीच में संबंध बनाइए। एक स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि वो कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ले सके, कुछ साइंस के ले सके, कुछ टेक्नोलॉजी के ले सके, कुछ कॉमर्स के ले सके। इसी तरह से ये तो हो गया इंटीग्रेशन एट डिसिप्लिन लेवल। दूसरा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एट एक्टिविटी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, in the present scenario we see these are the curricular activities, these are the co-curricular activities, these are the extracurricular activities. Now all these activities you integrate and make the part of the curriculum. जैसे समाज सेवा अभी हम एनएसएस के माध्यम से, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से, बोध ग्रामों के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन इसको पाठ्यक्रम में नहीं लाते, इसका क्रेडिट नहीं देते बच्चे को। अब हम इसको पाठ्यक्रम में लाके इसका क्रेडिट दें और नए नए तरीके की चीजें सोचें, कैसे बच्चे के अंदर ये गुण आए। तीसरा इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीम्स। अभी अगर आप वोकेशनल एजुकेशन ले रहे तो आप नॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते। आईटीआई कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, फिर आप जो है बीए नहीं कर सकते। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स बीए के साथ पढ़ने का उसको मौका मिले, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स उसको आर्ट्स के साथ पढ़ने का मौका मिले। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीम्स।
So there are integration of disciplines, integration of activities, integration of streams. और इसी के साथ साथ अप्रोच को बहुत फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रैंडमाइज ना हो जाए. So we have to develop the multidisciplinary curriculum which is creative, which incorporates humanities, arts, crafts, music, drama, languages, culture, health, sports, STEM, everything. So it's a cafe approach where everything is available. You decide how you want to design your platform. It also recognizes soft skills integration with the curriculum. जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम वर्क है, लीडरशिप स्किल्स हैं, these all are called soft skills. It also integrates the संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की भारतीय अवधारणा जो है, पंचकोशीय विकास की अवधारणा, उसको भी पाठ्यक्रम में इंटीग्रेट करना. और ये सारे काम कोई आपको पाठ्यक्रम बना के नहीं देगा, यूजीसी या एआईसीटी. ये सारी चीजें आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, उस फ्रेमवर्क में टीचर्स को मेहनत करके बेहतर से बेहतर बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाके इसको इंटीग्रेशन करना है. दिस इज द होलिस्टिक एजुकेशन. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा. पहली चीज तो ये विकास करता है आत्मविश्वास का. ये इमोशनल रिफ्लेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करता है. अभी हमारी शिक्षा से भावनात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो गायब है. हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, मेरा करियर बेहतर हो जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, मेरे अंदर आर्थिक संपन्नता आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं. इसके अंदर जो इमोशनल कोसेंट है वो गायब है. समाज के प्रति चेतना, राष्ट्र के प्रति चेतना, विश्व के प्रति चेतना, समग्र के प्रति चेतना, ये होलिस्टिक एजुकेशन इसका विकास करती है. तीसरा क्या है? ये हमारे मानसिक और भावनात्मक वेल बीइंग को सुनिश्चित करती है. ये हमारे अकादमिक जो आउटकम्स हैं उनको एनहेंस करती है. और ये हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आजकल छात्रों में देखने को मिल रहे हैं, इनको बहुत कम करती है. इसी तरह से अब आप कहोगे कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है कि जो शिक्षा में सामाजिक, भौतिक, इंटेलेक्चुअल, भावनात्मक और मोरल, इन सारी कैपेसिटीज के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल शिक्षा का बने ताकि सभी का समग्र विकास हो सके. ऐसा नहीं कि हम सामाजिक रूप से सोचने के काबिल नहीं हैं, शरीर से हष्टपुष्ट हो गए, हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं हुई, लेकिन हमने डिग्री में बहुत अच्छे नंबर ले लिए. हमें दूसरों के प्रति त्याग, करुणा, दया, क्षमता, ये सारी कैपेसिटीज डेवलप नहीं हुई और हमने कह दिया हम तो साहब पोस्ट ग्रेजुएट हो गए. हमारे अंदर कोई मोरलिटी नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है. इन सारी चीजों को समग्र रूप में विकसित करना, दिस इज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. ये क्या करती है? ये पहली चीज तो ये है कि क्यूरिकुलम इसके लिए फ्लेक्सिबल हो. और क्यूरिकुलम फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि विभिन्न विषयों के जो क्रिएटिव पक्ष हैं, जो लर्नर को लगता है मेरे आगे बढ़ने में हितकारी होंगे, उनके क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस बनाने के प्रति लर्नर सजग हों, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं के विकास के लिए पढ़ें, ना कि आपके द्वारा बनाए हुए क्यूरिकुलम से डिग्री लेने के लिए. इसको आजकल बड़ा पॉपुलर शब्द है डिजाइन योर ओन डिग्री. लर्नर खुद समझ सके कि अच्छा उसको म्यूजिक में रुचि है, म्यूजिक ले ले, भौतिक शास्त्र अच्छा लगता है, भौतिक शास्त्र के विषय ले लें, और उसको सामाजिक कार्य अच्छा लगता है तो समाज शास्त्र के कोई विषय ले लें. इसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए. इसके साथ साथ लर्नर्स को भाषाई स्वतंत्रता होना चाहिए. और अलग अलग जो डिसिप्लिन हमने, जैसे साइंस अलग कर रखा, कॉमर्स अलग कर रखा, बिजनेस वोकेशनल अलग कर रखा, टेक्नोलॉजी अलग कर रखा, इनका मिक्सचर हमारे पास. फायदा क्या है इससे? फायदा ये है कि लर्नर्स के अंदर अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है,
अगर उसके अंदर वर्सेटैलिटी डेवलप करना है, अगर उसको स्थितियों के साथ तादाद में बैठाने की कैपेसिटी डेवलप करना है, अगर प्रॉब्लम्स के हल निकालना जानना है, अगर उसको अपने जीवन में लचीलापन लाना है और उसकी एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स को उपयोगी बनाना है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाना आवश्यक है। ये जो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये हमको ज्यादा अवसर देता है शोध करने के, सोचने के हर स्तर पर। शोध का मतलब जो पीएचडी समझ लिया है वो हटा के शिक्षा के हर स्तर पर शोध आधारित शिक्षण हो, जिसमें कि लर्नर इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ड्रिवन प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रश्नों के हल ढूंढ सके, वो शिक्षा हमको लाना है। अब आखिरी जो हमारा विचार है वो ये है कि हम भारतीय शिक्षा पद्धति को या भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करना चाह रहे थे। जो मूल प्रश्न हमने इस लेक्चर में लिया था, उसका कारण ये है, बहुत संक्षिप्त में बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है अब, कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो पूरा प्रादर्श स्थापित हुआ है लगभग 5 से 6 हजार सालों में, ये मूल रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन का जो मॉडल हो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को आपने पाठ्यक्रम के साथ इंटीग्रेट कर दिया तो आपका पाठ्यक्रम स्वतः ही मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। ओके, अब ये हम कैसे कह रहे हैं? हमने ये कहा कि साहब भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुविषयक थी, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों को लो और आज के युग के अनुकूल करके उनको पाठ्यक्रम के साथ समाहित कर दो। तो इसके पीछे तर्क क्या है? आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के जो केंद्र थे वो हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में थे। लगभग 200 से ऊपर ज्ञान के क्षेत्र हैं जिनमें अधिकृत रूप से जानकारी उपलब्ध है, जिनको प्राचीन भारत में सिखाया जाता था। हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ 16 कलाएं और 10 विद्याएं सिखाई जाती थी। कलाओं का अर्थ होता है स्किल्स और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान के क्षेत्र। अब ये तो पुरानी भारतीय परंपरा की बात हो गई, जिसमें आप स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों को एक साथ सिखाया जाता था गुरुकुलों में, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्वाभाविक रूप से आती थी, क्योंकि जब सारी ब्रांचेज एक जगह सिखाई जा रही तो लड़के का जो मन होगा वो सीखेगा। आप जानते हैं कि पांडव जो है 5 भाई थे, पांचों ने अलग अलग हथियार सीखे। किसी ने धनुर्विद्या ली, किसी ने गदा चलाना सीखा, किसी ने तलवारबाजी, किसी ने भाला, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए जो मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हुई है, ये कहां से डेवलप हुई है? वेस्टर्न फिलॉसफी से, ठीक है। इस वेस्टर्न फिलॉसफी ने क्या किया कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को धीरे धीरे नैरो डाउन कर दिया और स्पेशलाइज लर्निंग पर पूरा फोकस चला गया। एक पर्टिकुलर पहले डिसिप्लिन पढ़ाया, जैसे फिजिकल नेचुरल फिलॉसफी से फिजिक्स डेवलप हुई, फिजिक्स से फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, फिर बायो फिजिक्स हो गई, फिर फलाना हो गया। तो आप नैरो डाउन करते गए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज देने के चक्कर में जैसे जैसे आप नैरो डाउन करते गए, वैसे वैसे एक विषय और दूसरे विषय के बीच के जो अंतरंग इंटरकनेक्शंस होते थे वो मिट गए और विषयों के बीच में रिजिड बाउंड्रीज आ गई। तो हम क्या है, अपने अपनी झोपड़ियों में बैठ के अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाने लगे, ठीक। अब जब विद्यार्थियों ने एक विषय का ज्ञान लिया तो उसको दूसरे विषयों के बारे में कोई एक्सपोजर नहीं मिला। आज का जो 21वीं सदी का विश्व है, आज का जो मार्केट है, उसमें मल्टीपल कैपेसिटीज का जमाना है। ह्यूमन रिसोर्स कैसा होना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन का जमाना था, एक एक्सक्लूसिव फील्ड में आपकी नॉलेज है तो आप सस्टेन करेंगे, वो अब नहीं चलता है। इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि ये जो डीपर स्किल्स है, इसके साथ साथ लड़के को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी सिखाया जाए। डीपर स्किल को खत्म नहीं करना है,
ऑलराइट। और इसीलिए हमको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज को करिकुलम में लाने के लिए प्राचीन भारत की जो शैक्षणिक पद्धति थी उसको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। और इस सोच को लेके भारत ने जुलाई 2020 के बाद बहुत सारे प्रयास किए हैं, कम से कम उच्च शिक्षा के स्तर पर, जिसमें हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो पढ़ाने के तरीके हों और चाहे वो आकलन की विधियां हों, सबको बदल रहे हैं। इस बदलाव में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ऑलरेडी हमने किए हैं, इनकी मैं बहुत संक्षिप्त चर्चा करके अपने इस आज के विमर्श को विराम दूंगा। सबसे बड़ा काम जो हुआ है, एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना है, इसको NHEQF। और इस फ्रेमवर्क को, ये फ्रेमवर्क है कि कोई भी अगर स्नातक की डिग्री लेके निकलता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए, ये डिफाइन किया गया है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क को बनाने में हमने वोकेशनल एजुकेशन को भी ध्यान रखा है, हमने प्रोफेशनल एजुकेशन का भी ध्यान रखा है। यानी इसका निर्माण सिर्फ यूजीसी ने नहीं किया है, यूजीसी, AICTE, वोकेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया और डिफरेंट जो बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, ये मिलके इसका विकास किया है। एक बड़ा जो एक स्टेप हम अहेड बने हैं, तो पूरे संस्थानों के पास आज ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क उपलब्ध है, चाहे वो इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, चाहे वो लॉ एजुकेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट एजुकेशन हो, चाहे फार्मेसी एजुकेशन हो, चाहे आर्ट्स की एजुकेशन हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे लैंग्वेजेस की हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, सब में यही गुण आवश्यक रूप से हर स्नातक में आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। इसके बाद एक रूप स्नातक पाठ्यक्रमों को और एक रूप आउटकम्स में करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है कि कितने समय में कितने घंटे की लर्निंग बच्चा करेगा तब उसको ये डिग्री मिलेगी। और आप सब जानते हैं कि सभी तरह की डिग्रियां जो स्नातक पाठ्यक्रम है, इसीलिए वो 4 वर्षीय कर दिए गए, ताकि चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, सारे पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होंगे, 160 डिग्री के होंगे। हर सेमेस्टर में इतना डिग्री पढ़ाया जाएगा, इसमें इतना मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाया जाएगा, इतना स्किल पढ़ाया जाएगा, इतना इथिक्स पढ़ाया जाएगा, इतना खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इतना समाज सेवा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इतना राष्ट्र चेतना के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट साइंस है, भारत बोध है। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में आ गई। इसके साथ साथ बच्चे को डिग्री लेने के लिए अब एक रिजिड फ्रेमवर्क का कोर्स स्ट्रक्चर नहीं पास करना होगा, उसे क्रेडिट एक्यूमुलेट करना होगा। तो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है, जिसमें उसकी क्रेडिट स्टोर होंगी और जब एक निश्चित क्रेडिट उसको मिल जाएंगी, उसको वो भुना सकेगा, एक डिग्री ले सकेगा। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, जो मोबिलिटी, एक छात्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है बिना उसकी डिग्री पर इफेक्ट हुए। इसके साथ साथ एक और फ्लेक्सिबिलिटी, एक उसको लचीलापन दिया गया है कि कोई भी छात्र क्रेडिट अर्न कर सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे ODL के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन लेके वो कुछ क्रेडिट ले सकता है, वो MOOCs के स्वयं प्लेटफॉर्म पर जाके क्रेडिट एक्यूमुलेट कर सकता है, वो दूसरे विश्वविद्यालय में जहां उसको लगता है कुछ अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्रेडिट मिल सकती है, वहां से ले सकता है। तो छात्र को अपनी सुविधा के अनुसार क्रेडिट अर्न करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। इसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में 1 साल के बाद छात्र छोड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ेगा, डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद छोड़ेगा, डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद छोड़ेगा तो या तो उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी या ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। इसके आधार पर एक नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क भी विकसित किया गया है। इस नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क में 160 क्रेडिट किस किस तरीके से लेना है, किन किन विषयों में लेना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
और कहाँ पर छात्र अपना पाठ्यक्रम छोड़ के जा सकता है, पुनः शामिल हो सकता है, ये सारी चीजें एक आनंददायक शिक्षा पद्धति देने के लिए ये प्रयास अभी किए गए हैं। अब मुझे लगता है कि मैं लेवल स्ट्रक्चर और बाकी चीजें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि समय हो रहा है। कुछ आप लोग भी चाहेंगे डिस्कशन करना, मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और कभी मौका मिलेगा तो ये जो बड़ी बातें हैं कैसे इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे रिसर्च इनोवेशन टीचिंग के साथ जुड़ रही है और कैसे शिक्षक के रूप में हम धरातल पर इन सारी चीजों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सामाजिक रूप से, संस्थागत रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्या क्या प्रयास इस देश में चल रहे हैं, इनको बताने का मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। इसमें आप पार्टिसिपेट करें, इसको और ज्यादा समझें, इसके लिए आवश्यक है कि आप लगातार विमर्श में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जिनका कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। 3 प्रश्न हम लोग लेंगे अब, 3 जी। शिवपूजन जी आपका कुछ प्रश्न है क्या? और किन्हीं का? पूर्णिमा जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, namaskar. This side Farooq. You have presented an excellent talk on the new education policy and Indian knowledge system, and you have shown the way how to proceed further. I just want to know a very little thing about the government, generosity in the finance, how they will manage this, very long type and very structural change of the education. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा प्रश्न है। Should I answer in English or in Hindi? Sir, Hindi. Because larger population is. Thank you. कभी जब मौका मिलेगा तो अगर आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य अवयवों को शिक्षण पद्धति से जोड़ने के लिए 3 प्रकार की चीजें हैं। एक चीजें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास और अपनी मानसिकता में परिवर्तन, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगना है। जैसे आज हम सब बैठे हैं MMTTC के माध्यम से ये एक विमर्श कर रहे हैं। इसी तरह के विमर्श NITTR में टेक्निकल एजुकेशन के लिए हैं। इसी तरह के विमर्श बहुत सारे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर टीचर्स ट्रेनिंग के कार्यक्रम करते हैं, जिसको आप मेंटर मेंटी प्रोग्राम कहते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे शिक्षकों को अपनी पुरानी मानसिकता को अनलर्न करके नई जिस तरह का शैक्षणिक विकास की अवधारणाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दी हैं, उनको समझना, उनको आत्मसात करना और उनके प्रति आस्थावान होना। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगना। दूसरा है कि हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ना आना चाहिए। ये जो कंपटीशन की प्रवृत्ति है, इसको खत्म करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबका साथ सबका विकास, सबको आगे ले जाने की प्रवृत्ति पैदा होना है, जिसको हम अखंड मंडलाकार कहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह के गुरु तत्व को अपने अंदर विकसित करना है जो हमको बड़ा हृदय वाला बना सके, त्यागी बना सके, समर्पित बना सके, राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत कर सके। तीसरा जो काम है, जिसके लिए अभी बिल पार्लियामेंट में आ गया है, कि हम जो अलग अलग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर हैं, UGC है, AICT है, NCTE है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल है, बहुत सारी ऐसी फार्मेसी काउंसिल है, इन सब को समाप्त करके एक हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और रिसर्च के लिए भी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं,
शोध आधारित शिक्षण पद्धतियां विकसित करना, ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी का विकास हो। बच्चे सिर्फ रॉट लर्निंग पर ना डिपेंड हो। इसके लिए आवश्यक है कि हर स्तर पर, चाहे वो स्नातक हो, चाहे स्नातकोत्तर हो, चाहे और उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, बच्चों को कर सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करना। इसके लिए आप जानते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी दे दिया है। हमारी जितने भी बॉडीज हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एससीईआरटी हो, चाहे डाइट्स हो, सबने आज से 5 साल पहले प्रयास शुरू कर दिए हैं रचनात्मक लेखन के, मॉडल आधारित शिक्षण के, खेल गतिविधियों के आधारित शिक्षण के, खेल खेल में सीखने के। ये मॉडल उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे लोग अपने अपने यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से ला रहे हैं। तो किस तरह से बच्चे को सिखाया जाए, कैसे शामिल होकर सिखाया जाए, टीचर होकर सिखाने की प्रवृत्ति छोड़ के लर्नर होकर सिखाने की प्रवृत्ति विकसित करना। और जो तीसरी बात है कि शैक्षणिक अनुसंधान के लिए, शैक्षणिक अधोसंरचना विकास के लिए और शिक्षकों के जो मानसिक परिवर्तन के लिए उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारा धन पीएम ऊषा के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को, सभी संस्थानों को दिया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक बड़े लेवल पर लाया जा रहा है। जो हमारा CSR के फंड्स हैं वो भी एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वित्तीय संसाधनों की कमी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कहीं भी लागू नहीं होती। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अच्छा दशा दिशा बताया। बहुत धन्यवाद सर। एक सेकंड, मूल बात है अपने आप में दृढ़ निश्चय करना, संकल्पित होना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले अपने हृदय में समाहित करना, वो अपने आप व्यवहार में आ जाएगी। धन्यवाद सर, आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हमारे सेंटर को और इस FIP 97 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए आपने बहुत ही सारगर्भित और ओजस्वी व्याख्यान दिया, जैसा कि हमेशा आपका होता है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि एक विज्ञान के विद्वान स्कॉलर के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी गहराई के साथ आपकी पकड़ है सर। और जो ओरेटरी है आपकी, सभी लोगों ने मैसेज किया, मुझे भी व्यक्तिगत कई लोगों ने भेजा है। बहुत अच्छा सत्र रहा। मैं बीच में कुछ हिस्से में मैं जुड़ा नहीं था तो मैं वंचित रह गया। आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा हम सबको। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते सर। 2 बजे फिर हम जुड़ेंगे। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।